गॉसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। तो कूलम्स लॉ के बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली ये होता है पूरी की पूरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पे अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो उसको देखो, अगर छोटी सी सरफेस होती थी तो हम क्या करते थे, ई डॉट ए कर देते थे, वहाँ से जो भी फ्लक्स निकलता था। अब पूरी कंप्लीट इस तरीके से सरफेस है तो उसमें आपको छोटे छोटे एरिया लेने होते हैं, है ना। ई डॉट डी ए करते हो, पूरी सरफेस पे इंटीग्रल करते हो तो उसकी वैल्यू इस तरीके से आती है। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर मान लो मेरे पास इस तरीके से एक चार्ज है और ये कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है वो इस तरीके से निकलेगा। फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे एरिया होंगे, जैसे यहाँ पर डी ए इस तरीके से है, यहाँ पर डी ए इस तरीके से होगा, यहाँ पर डी ए इस तरीके से होगा, यहाँ पर डी ए इस तरीके से होगा। एरिया किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर जो भी है छोटा सा एक एरिया होगा वो उसके परपेंडिकुलर हम डी ए वेक्टर को मानते हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन हम मानते हैं जब भी हमारे पास इस तरीके से क्लोज बॉडी होती है। तो ये हमारे पास डी ए यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास डी ए आ गया, ये डी ए आ गया, ये हमारे पास डी ए आ गया। ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस तरीके से बना देता हूँ, दिस वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को लो, सारे डी ए को लो, उनका डॉट प्रोडक्ट करो, ऐड कर दोगे सबको तो ये हमारे पास आने वाली है। ऑलराइट, अब इसमें क्यू इनक्लोज कौन सा होता है, जो भी उस सरफेस के अंदर चार्ज है, नेट चार्ज की बात होगी, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। लेट से यहाँ पर एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक और प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से निकलेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। इस प्लस क्यू से भी कुछ ऐसे चार्ज निकलेगा, है ना, ऐसे फील्ड लाइंस निकलेगी, पता नहीं इधर कहाँ जाएगी और अभी मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, सारी की सारी इस तरीके से जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास फील्ड लाइंस होने वाली हैं। तो यहाँ पर इस सरफेस को अगर मैं कंसिडर करूँ, इस सरफेस पे जो भी नेट फ्लक्स होगा वो जाएगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज है वो है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो हमारे पास क्या पता चलता है, इसके अंदर नेट इनक्लोज चार्ज की वैल्यू 0 है, तो इसके अक्रॉस जो नेट फ्लक्स की वैल्यू आने वाली है वो 0 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 आने वाली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाई नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और उसकी वैल्यू आने वाली है 0 के बराबर। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पर अब सब जगह पे आप इसी तरीके से ई डी ए करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं वो सिर्फ इन दोनों चार्ज के कारण नहीं लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज जो कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो सभी को लो और इस तरीके से इंटीग्रल करो तो भी आपके पास वैल्यू क्यू एनक्लोज पे ही डिपेंड करती है। ऐसा क्यों होता है, मान लो बाहर कोई चार्ज है, उससे फील्ड लाइन अगर बॉडी के अंदर आई है तो वो कहीं ना कहीं से बाहर भी जाएगी, है ना, इस तरीके से। या फिर वो यहीं पे टर्मिनेट हो गई है तो फिर इस क्यू से निकली होगी कोई ना कोई, क्योंकि नेट चार्ज बराबर है। नेट चार्ज अगर 0 हो रखा है तो इसका मतलब जितनी फील्ड लाइन अंदर आएंगी उतनी फील्ड लाइन को बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फिर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो गॉस लॉ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिर्फ इतनी सी चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। If a charge q is placed at the center of a closed hemispherical non-conducting surface, the total flux passing through the flat surface would be। तो देखो यहाँ पर हमारे पास वो रखा है, वो चार्ज वो जस्ट इनसाइड है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ निकलेंगी इस तरीके से। कुछ फील्ड लाइंस ऊपर वाले हिस्से को क्रॉस करेंगी, कुछ फील्ड लाइंस नीचे वाले हिस्से को क्रॉस करेंगी। तो हमसे पूछा है कि फ्लक्स सिर्फ नीचे वाली जो डिस्क है इसमें कितना होगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या अप्रोच लगानी होती है, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस निकली होंगी, क्योंकि इसके पास है 50% तो ऊपर की तरफ निकली होंगी और 50% नीचे की तरफ निकली होंगी। तो 50% के कारण नीचे वाली में फ्लक्स आ जाएगा और वही हमें पता करना है। तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी एक्चुअली फाई टोटल का हाफ। फाई टोटल की वैल्यू कितनी है, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन होती है, वो डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्लक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि गॉस थ्योरम का डायरेक्टली यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से उस चार्ज को उठा करके मैं इस टॉप पॉइंट पे ले आऊँ तब नीचे वाली सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये फिर एक डिस्क की तरह आ जाएगी, है ना, डिस्क है ये हमारे पास, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट चार्ज रखा रहता है तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला फिर क्या है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, जहाँ पे ये एंगल होता है हमारे पास अल्फा। अल्फा की वैल्यू रख दोगे 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री आती है ना, ये आता तो 45 डिग्री आती है। तो इस तरीके से अगेन फ्लक्स का सवाल बनता है, या फिर इन दोनों के मिड पॉइंट पर रख देंगे तो भी आप वो एंगल पता करके बता सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन बनाए जाते हैं कि फ्लक्स कितना होगा इस डिस्क के थ्रू या कहीं और से। तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corner? तो यहाँ पर हमारे पास Q रखा है, बताओ इस टोटल क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो आप ये समझो कि हमारे पास जो चार्ज होगा वो चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, उसको फिर भी आप कितना जूम इन करके देखो तो वहाँ पर उसका एक हिस्सा है जो हमारी क्यूब के अंदर है ना, वो हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पे आप और भी इमेजिनरी क्यूब इस तरीके से बनाओगे तो आपको 4 क्यूब तो नीचे मिल जाएंगी, है ना, 1 2 इसके बगल में रखोगे, एक क्यूब ये है, दूसरी क्यूब ये है, तीसरी ये है, चौथी है, 4 क्यूब सिमिलरली आपको ऊपर मिल जाएंगी। तो हमारे पास जो चार्ज इनसाइड है Q एनक्लोज वो एक्चुअली Q/8 रह जाता है। तो यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है Q/8/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देखो कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इस तरीके से जाएंगी, तो इस सरफेस में कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, उसको क्रॉस नहीं कर रही है, वो उसके पैरेलली चली जा रही है। यहाँ से ऐसे भी जाएगी तो इस पर्टिकुलर सरफेस से क्रॉस नहीं कर रही है, वो क्रॉस करेगी तो इस वाली सरफेस को क्रॉस करेगी, इस वाली सरफेस को क्रॉस करेगी, या फिर ये वाली जो सरफेस है उसको क्रॉस करेगी। तो सिमिलरली अब आप एक बड़ी सी इस तरीके से क्यूब बनाने की कोशिश करो, है ना, इस तरीके से। ये हमारे पास इस तरीके से एक बहुत बड़ी सी क्यूब आप इस तरीके से बना सकते हो। इस पूरी क्यूब में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारी इस छोटी क्यूब में उसका कितना, एक छोटा सा पोर्शन ही जा रहा होगा, है ना। ऐसी 8 क्यूब बनती हैं, इन 8 क्यूब में इतना फ्लक्स होता है, उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो 1 क्यूब का फ्लक्स मिल जाएगा आपको। तो सेम आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। दोनों अप्रोच आप लगा सकते हो। A point charge of 12 microcoulomb is at a distance 6 centimeter vertically above the center of a square of side 12 centimeter as shown in the figure। तो फिगर नहीं है तो अब एक काम करो, फिगर को बनाओ। The magnitude of electric flux through the square will be। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ज्योमेट्री बनाते ही आपको आंसर दिख जाएगा। ड्रॉ करो, आंसर निकालो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। का करेक्ट आंसर है 226। तो हमारे पास पहले तो एक स्क्वायर बना लेता हूँ मैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 12, तो इसका ये जो मिड पॉइंट होगा उस पे 6 के ऊपर यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है इस तरीके से Q। अब उस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, हर तरफ निकलेंगी वो तो, है ना, लेकिन कुछ इसको क्रॉस भी करेंगी, तो उनके कारण फ्लक्स कितना आ रहा है हमें ये पता करना है। तो इसको अप्रोच करने का हमारा तरीका होना चाहिए यार। यहाँ पे आप इस तरीके से पूरी की पूरी ऐसे क्यूब बना लो ना, इस तरीके से। ये जब क्यूब बन जाएगी तो हमारे पास फाई क्यूब का जो आंसर आता है, क्यूब में से जितना फ्लक्स है वो आ जाता है Q/एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू Q/एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। लेकिन क्यूब में टोटल कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस में इतना है। तो हमारे पास एक स्क्वायर में है ना, SQUARE, उसकी वैल्यू आ जाएगी फाई क्यूब का 1/6, उसकी वैल्यू आ जाती है Q/6/एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन होता है तो ऑप्शन नहीं है, तो अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। चार्ज की वैल्यू है 12 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶।
अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो हमारे पास 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है कितनी 9 इंटू 10⁻9। तो 1/ε0 को मैं लिख सकता हूँ 4π इंटू 1/ε0 को क्या लिख सकता हूँ 4π इंटू 9 इंटू 10⁻9। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दी हुई है, यानी चाहते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेट इसको किया जाए। यहाँ पर ये कट जाता है हमारे पास 2 से, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 2 इंटू 9, ये हो जाता है 8 इंटू 9 यानी कि 72 इंटू 3.14 इंटू 10⁻3 जो भी हमारे पास आने वाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको वो वैल्यू मिल जाती है जिसकी वैल्यू आ जाती है 226 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 226 becomes our answer. A charge q is placed at one corner of a cube as shown in the figure. The flux of electrostatic field E through a shaded area is. तो यहाँ से अब देखो फ्लक्स निकलेगा। अगेन अब जो फ्लक्स निकलता है हम निकाल चुके हैं कि एक क्यूब में इस तरीके से जो होता है वो कितना होता है, वो Q/8ε0 होता है इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कुछ शेडेड एरिया है, तो उसका भी एक छोटा सा हिस्सा हमारा आंसर आने वाला है। Q/8ε0 से तो छोटा ही हमारे पास आंसर होगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया देखो, इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो एक तो इस वाली सरफेस में से जा रहा होगा, दूसरा इस वाली में से जा रहा होगा, तीसरा इस वाली में से जा रहा होगा। अब इन तीनों सरफेस को अगर मैं हाफ हाफ हिस्सों में तोड़ दूं सिमेट्रिकली, तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। तो देखो मैं जो फ्लक्स को लिख सकता हूँ वो हो जाएगा, मैंने इसको 6 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 में से सिर्फ 2 के थ्रू ही पूछा है, तो आ जाएगा 2/6 मल्टीप्लाइड बाय इन टोटल 6 के 6 हिस्सों में से, यानी कि ये जो 3 साइड्स हैं उनमें से कितना फ्लक्स जा रहा था, वो जा रहा था Q/8/ε0। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी Q/24ε0। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो ज्योमेट्री बेस्ड इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे से विजुअलाइज करना इसको सीखना पड़ेगा। A cube is placed inside an electric field E is equal to इतना. The side of the cube is 0.5 meter and is placed in the field as shown in the given figure. The charge inside the cube is. चार्ज कैसे आ गया यहाँ पर क्यूब के अंदर? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग अलग है। जब पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारा वाई में पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो इस क्यूब में फ्लक्स किस किस फेस में आ सकता है? देखो अंदर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। अच्छा, अंदर जब आता है फ्लक्स तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, जब बाहर जाता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरीके से फ्लक्स हो सकता है, और यहाँ पर इस सरफेस पे आप देखोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा। यहाँ पर E की वैल्यू है 0। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, इस पर्टिकुलर y पर यहाँ पे कुछ y की वैल्यू होगी, राइट, दिस इज सम y, और उसके हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इस तरीके से, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो बाकी किसी सरफेस पे फ्लक्स नहीं है, सिर्फ यहीं पे फ्लक्स है। तो फ्लक्स की वैल्यू आप किस तरीके से लिख सकते हो? फ्लक्स की वैल्यू होती है Q∫/ε0। यहाँ से हमें पता चलता है इस क्यूब के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ज है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, उसके कारण ही ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अपने आप तो ऐसा होता नहीं है नेचर में। तो अब आपको QEN पता करना है, इनक्लोज चार्ज। वीडियो को पॉज करो, फ्लक्स कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करो चार्ज इनक्लोज कितना है। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ यहाँ पर है, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जब पहले तो ये बताओ, क्यूब की वैल्यू है साइड है 0.5, तो यहाँ पर y की वैल्यू नहीं आ जाएगी हमारे पास, y = 0.5 मीटर।
उस y पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.5 यानी कि हाफ, तो आ जाता है 150 डिवाइडेड इंटू 1/4 यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फ्लक्स की वैल्यू पता कर लेते हैं। फाई की वैल्यू हो जाती है E.A। यहाँ पर एरिया वेक्टर किस तरफ है, यही है हमारा एरिया वेक्टर, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर ये होता है एरिया वेक्टर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। ई की वैल्यू 0 है सब जगह, तो बाकी हमें कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एरिया वेक्टर है, सिर्फ इस जगह हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसकी वैल्यू आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आई थी हमारे पास 75 डिवाइडेड बाई 2, एरिया की वैल्यू आ जाती है ए स्क्वायर यानी कि साइड बाई स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाती है 75 डिवाइडेड बाई 8। और फ्लक्स को ही हम लिख देते हैं चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से चार्ज एनक्लोज की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, चार्ज एनक्लोज की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई है 75 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 1.106 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पर अब 75 इंटू 1.1 इसको करोगे 75 ये वैल्यू आ जाती है 8.25 समथिंग, 8.3 इंटू 10⁻, क्या है -12 ये था, और यहाँ से ये किधर चला जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -11 कूलम। ये हमारे पास ऑप्शन ए बिकम्स आर करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जो फुल सिलेबस कोर्स है उसमें 11th और 12th के दोनों के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो भले ही अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब क्लब करके एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स बना दिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट जरूर करो। वहीं से आपको कलरफुल PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो डाउनलोड कर ही लो, एब्सोल्युटली फ्री हैं। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में या फिर मेरे व्लॉगिंग चैनल में, जिसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।